कल्पना कीजिए, पूरा देश गुस्से में है, मीडिया लगातार बहस कर रहा है, पुलिस दबाव में है और एक नाम हर जगह सुनाई दे रहा है, लेकिन जिस शख्स को ढूंढा जा रहा है वो कहीं दिखाई नहीं देता। क्या वो सच में इतना चालाक था, या सिस्टम में ही कोई ऐसी दरार थी जिससे वो फिसल कर निकल गया? आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे 5 बड़े अपराधियों की, जिनके अपराधों ने देश को हिला दिया, जिन्होंने बच निकलने की कोशिश की, कुछ सालों तक छुपे रहे और फिर सरकार ने उनके खिलाफ क्या कदम उठाए। सबसे पहला नाम दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो दशकों से भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। 1923 ओमियांते के मुंबई धमाके, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। जांच एजेंसियों और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों के पीछे डी कंपनी का हाथ था। सवाल उठता है, इतने बड़े हमले के बाद वो कैसे गायब हो गया? कहा जाता है कि उसने पहले दुबई में शरण ली, फिर पाकिस्तान में पनाह मिली। भारत सरकार ने इंटरपोल नोटिस जारी करवाया, संपत्तियां जब्त की, उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने की कोशिश की। लेकिन क्या सिर्फ नोटिस और बयान काफी थे? क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने उसे बचाए रखा, या वो नेटवर्क इतना मजबूत था कि सालों तक हाथ नहीं आया? दूसरा नाम विजय माल्या। अब आप कहेंगे, ये तो आतंकवादी नहीं, लेकिन क्या आर्थिक अपराध कम खतरनाक होते हैं? हजारों करोड़ का बैंक लोन, किंगफिशर एयरलाइंस का पतन और फिर अचानक देश से बाहर। 2016 में वो भारत छोड़कर यूके चले गए। सवाल है, क्या सिस्टम को पहले से अंदाजा नहीं था? क्या लुकआउट नोटिस समय पर नहीं लग सकता था? बाद में भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की। यूके की अदालतों में सालों तक केस चला, उनकी संपत्तियां अटैच हुई, लेकिन क्या जनता को उनका पैसा पूरी तरह वापस मिला? और क्या ये मामला हमें ये नहीं दिखाता कि सफेद कॉलर अपराधी कैसे कानून की जटिलताओं का फायदा उठाते हैं? तीसरा नाम नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, करीब 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड। यह कोई छोटी रकम नहीं थी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सिस्टम के अंदरूनी लोगों की मिलीभगत से फर्जी एलओयू जारी हुए। लेकिन असली सवाल, इतने बड़े घोटाले के दौरान निगरानी तंत्र कहां था? और जब मामला सामने आया तब तक वो देश छोड़ चुका था। लंदन में उसकी गिरफ्तारी हुई, भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की, अदालतों में लंबी लड़ाई चली। क्या यह मामला हमें बैंकिंग सुधारों की जरूरत नहीं दिखाता? क्या टेक्नोलॉजी और ऑडिट सिस्टम को पहले मजबूत नहीं किया जाना चाहिए था? अब बात करते हैं चार्ल्स शोभराज की। भले ही उसके अपराध कई देशों में फैले थे, लेकिन भारत में भी उसकी गिरफ्तारी और जेल से भागने की कहानी काफी मशहूर रही। 1980 में तिहाड़ जेल से उसका भागना, क्या ये फिल्मी कहानी नहीं लगती? उसने जेल के गार्ड्स को मिठाई में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और फरार हो गया। क्या यह सुरक्षा में भारी चूक नहीं थी? बाद में उसे फिर पकड़ा गया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि अपराधी सिर्फ हथियार से नहीं, दिमाग से भी खेलते हैं, और सिस्टम की छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी बन सकती है। पांचवा नाम अब्बू सलेम, मुंबई धमाकों का एक और आरोपी। वो भी सालों तक विदेश में रहा। आखिरकार 2005 में पुर्तगाल से उसका प्रत्यर्पण हुआ, लेकिन प्रत्यर्पण संधि की शर्तें थीं। उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की मजबूरी थी? क्या यह पीड़ितों के लिए न्याय था या समझौता? लेकिन यही अंतर्राष्ट्रीय कानून का ढांचा है, जिसमें देशों को नियमों के भीतर रहकर काम करना पड़ता है। अब जरा सोचिए, इन सब मामलों में एक पैटर्न दिखता है। अपराध, फिर देश से बाहर भागना, फिर सालों तक कानूनी लड़ाई। क्यों? क्या हमारे बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम कमजोर थे? क्या आर्थिक अपराधों में पहले चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया गया? क्या इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन धीमा था? अखबारों की रिपोर्ट्स जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी की कवरेज में बार बार एक बात सामने आती है, वैश्विक अपराध अब सीमाओं से बंधे नहीं है। अगर पैसा डिजिटल है, नेटवर्क इंटरनेशनल है, तो अपराधी भी ग्लोबल हो जाता है। ऐसे में क्या सिर्फ लोकल पुलिसिंग काफी है? सरकार ने क्या किया? पिछले कुछ सालों में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लाया गया, जिससे 100 करोड़ से ज्यादा के आर्थिक अपराध करने वालों की संपत्ति जब्त की जा सकती है, भले ही वो देश से बाहर हो। बैंकिंग नियम कड़े किए गए,
प्रत्यर्पण समझौते मजबूत किए गए, इंटरपोल के साथ सहयोग बढ़ाया गया। लेकिन क्या कानून बनाना ही काफी है? असली चुनौती है उसे लागू करना। एक और सवाल, क्या मीडिया ट्रायल से न्याय मिलता है या असली लड़ाई कोर्ट रूम में लड़ी जाती है? जब हम टीवी पर डिबेट देखते हैं, क्या हमें पूरी कानूनी जटिलता समझ में आती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कहानियां सिर्फ अपराधियों की हैं या ये हमारे सिस्टम की भी कहानी है? हर भागने की कहानी के पीछे कोई न कोई प्रशासनिक चूक, कानूनी देरी या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परत जरूर होती है। लेकिन हमें एक बात साफ रखनी होगी, अपराध चाहे आतंक का हो या आर्थिक, उसका असर आम लोगों पर पड़ता है। 1993 के धमाकों में जाने गई बैंक घोटालों में जनता का पैसा डूबा, क्या हम सिर्फ न याद रखेंगे या सिस्टम को बेहतर बनाने की मांग भी करेंगे? इतिहास हमें क्या सिखाता है कि कानून का पहिया धीरे चलता है, लेकिन अगर लगातार दबाव और सुधार हो तो अंत में जवाबदेही तय होती है। दाऊद आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय वांछित अपराधी है। माल्या और नीरव मोदी कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। अब्बू सलेम सजा काट रहा है। चार्ल्स शोभराज की आजादी भी कई देशों के कानूनों के बीच उलझी रही। तो क्या सच में वो बच निकले या बस समय ने उन्हें थोड़ी मोहलत दी? क्या अपराध का रास्ता अंत में हमेशा कानून के सामने आकर खत्म नहीं होता? और क्या हमें बतौर समाज सिस्टम को और मजबूत करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? अगली बार जब आप किसी बड़े अपराध की खबर सुने तो सिर्फ सनसनी मत देखिए, यह भी सोचिए कहाँ चूक हुई, क्या सुधार हुआ और हम इससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि असली ताकत सिर्फ अपराधी को पकड़ने में नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाने में है जहां अपराध पनप ही न सके।